नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अलका पारीक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट थर्ड की होम साइंस की क्लास में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम लोग संचार का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हमने संचार का अर्थ, सिद्धांत, उद्देश्य आदि का अध्ययन किया पिछली क्लासों में। आज की क्लास में हम संचार के प्रमुख तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा, उस आधार पर संचार के द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञान, भावनाओं, विचारों, सूचनाओं आदि का इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संदेश की सामान्य समझदारी, भावार्थ और उसके प्रयोग को समझ सके। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में विचारों, तथ्यों और भावनाओं का आदान प्रदान इस प्रकार से करते हैं कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति संदेश के अर्थ, विषय सामग्री और प्रयोजन को समझ लेता है। प्रमुख रूप से संचार के निम्न तत्व हैं। पहला, सोर्स यानी कि स्रोत, मैसेज संदेश, चैनल, उसके बाद रिसीवर प्राप्तकर्ता, इफ़ेक्ट और फीडबैक। इन सभी की हम विस्तार से विवेचना करेंगे। इसके अंतर्गत पहला है संप्रेषक यानी कि सूचना वाहक। इसे इंग्लिश में सेंडर भी कहते हैं, यानी जो सूचनाओं को भेजता है। और यह सबसे महत्वपूर्ण है जो संचार प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। यह बोलने वाला, लिखने वाला, शिक्षक या प्रबंधक कोई भी हो सकता है। यदि यह तत्व नहीं होगा तो संचार प्रक्रिया के अन्य तत्व महत्वहीन हो जाएंगे। संप्रेषक ही संचार माध्यम का चुनाव करता है। संप्रेषक में संचार को प्रभावी बनाने के लिए कुछ गुण होने चाहिए। सबसे पहले विषय का संपूर्ण और सही ज्ञान होना चाहिए। बिना उसके वह गलत सूचनाएं देगा जो कि पूरे समाज के लिए घातक हो सकती हैं। संचार निपुणता उसमें होनी चाहिए, यानी संचार प्रक्रिया के लिए कौन सा माध्यम उपयोग में लाना है, कैसे लाना है और किस प्रकार से संदेश को प्रसारित करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। विभिन्न संचार माध्यमों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। संप्रेषक नई जानकारियों को प्राप्त करने में रुचि लेने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही संप्रेषक को अपना व्यवहार जनहित को ध्यान में रखकर प्रेमपूर्ण, सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। संप्रेषक के अंदर उचित निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि संदेश का चयन कैसे करना है, कौन सा संदेश समाज तक ले जाना जरूरी है, संदेश की विवेचना, संचार माध्यम का चयन, संचार प्राप्तकर्ता का चयन, इन सभी का प्रयोग सेंडर या कम्युनिकेटर या संप्रेषक करता है। इसके अलावा उसे ये भी मालूम होना चाहिए कि उसकी ऑडियंस कौन सी होगी, मैसेज कौन सा भेजना है, किस संगठन को ये मैसेज भेजना है और ये उनके लिए कितना उपयोगी होगा।
इसके बाद आता है मैसेज यानी कि संदेश। संदेश वह सूचना है जिसे सूचना वाहक अपने श्रोताओं को इस ढंग से पहुंचाता है कि वे उसे समझें, अपनाएं और उस पर अमल करें। संदेश संचार की प्रक्रिया की विषय सामग्री है जो तथ्य, विचार, आदेश, निर्देश, झुकाव या शिकायत आदि किसी भी रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि मैसेज को सेलेक्ट करना, किस प्रकार से मैसेज का चयन करना चाहिए और जो भी मैसेज सेलेक्ट करें वो समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए यानी साफ होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, स्पेसिफिक हो, सिंपली स्टेटेड हो, एक्यूरेट हो, टाइमली, एप्लीकेबल, एडिक्वेट और ऐसा हो जो कम्युनिकेटर या संप्रेषक के द्वारा हैंडल किया जा सके। इसके अलावा अच्छे संदेश में कुछ और गुण भी होने चाहिए, जैसे कि संदेश वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त और आधुनिक होना चाहिए। संदेश श्रोताओं के आर्थिक, सामाजिक, भौतिक और अन्य साधनों के अंतर्गत होना चाहिए। प्रभावकारी संदेश के लिए संदेश के अंतर्गत 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संदेश में संकेतन क्रियाएं मिलाना, संदेश में विभिन्न मुद्दों को क्रमबद्ध करना, संदेश को विभिन्न विधियों से मिलाकर आसान बनाना, ये सभी करना आवश्यक है। संदेश संचार माध्यमों के अनुरूप और प्रभावी साथ ही रुचिकर होना चाहिए, जिसमें कि जन सामान्य का इंटरेस्ट हो। संदेश सुव्यवस्थित रूप से संगठित होना चाहिए, साथ ही संदेश सरल हो, व्यावहारिक हो, साथ ही सस्ता हो, जिसे कि सभी लोग उपयोग में ला सकें जिन समुदायों को चुना जा रहा है संदेश देने के लिए। साथ ही देने का तरीका प्रभावशाली होना चाहिए, दोहराया जा सकने वाला होना चाहिए और इसे हम संक्षिप्त में स्पीड कहते हैं। एस से सिंपल, पी से प्रैक्टिकल, ई से इकोनॉमिक, ई से इफ़ेक्टिव और डी से डुप्लीकेट। संदेश उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। तो ये सभी क्वालिटीज़ होती हैं एक अच्छे संदेश की। अगला एलिमेंट है चैनल यानी संचार माध्यम। संचार माध्यम संचारक और ग्रहणकर्ता के मध्य एक पुल की भांति होता है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है जो सूचना वाहक अपने संदेश को सूचना ग्राहक तक पहुंचाने के लिए प्रयोग करता है। प्रसार शिक्षा में संचार माध्यम रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, किताबें, बुलेटिन, मीटिंग, अखबार और प्रदर्शन भी हो सकते हैं। संचार के सभी माध्यम अपनी अपनी जगह पर उपयोगी और लाभदायक हैं और इसके साथ ही इनकी कुछ सीमाएं और कमजोरियां होती हैं। संचार माध्यम के अभाव में संचार प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। संचार माध्यम का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला होता है संचार के माध्यम की कीमत, कि जो भी चैनल का मीडियम है उसकी क्या कीमत होगी। अगर हम उसके टेलीविज़न पे प्रसारित करना चाहते हैं या हम उसे किस प्रकार से देना चाहते हैं तो उसकी कीमत क्या होगी, क्या वो अफोर्डेबल है। संदेश के उद्देश्य को पूरा करने वाला संचार माध्यम चुनना। इसके अलावा संचार माध्यम के समय पर स्थान विशेष पर उपलब्धता होनी चाहिए। यानी कि अगर हम गांव में सोचें कि हम कुछ इसका टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट करें और अगर सुविधा नहीं है तो फिर वो बेकार होगा। माध्यम देखना, सुनना, करने की क्रिया की सुविधा वाला होना चाहिए। माध्यम सूचना ग्राहकों की संख्या, आयु, ज्ञान, आवश्यकता और रुचि के आधार पर काम में लेना चाहिए। संचार माध्यम में एक अधिक का संयोजन करना चाहिए जिससे संदेश की प्रभावशीलता बढ़ती है। संचार माध्यम ऐसा चुनना चाहिए जिससे कम से कम शोर और बाधाएं आने वाला हो। तो ये था चैनल के बारे में। इसके बाद अगला एलिमेंट होता है रिसीवर।
यानी संदेश प्राप्तकर्ता, और संचार प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु संदेश प्राप्तकर्ता होता है। संचार प्रक्रिया तभी पूरी तरह से समाप्त होती है जब संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। सूचना प्राप्तकर्ता एक या अनेक व्यक्ति हो सकते हैं। ये आदमी, औरत, जवान, बूढ़े, ग्रामीण, नेता, अध्यापक, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कोई भी हो सकते हैं। सफल संचार प्रक्रिया के लिए श्रोताओं में एक रूपता यानी होमोजेनिटी होनी अत्यंत आवश्यक है। इसका मतलब हुआ कि होमोजीनियस ग्रुप होना चाहिए, यानी अगर हम अनपढ़ लोगों को अगर कुछ शिक्षा देना चाह रहे हैं, कुछ संदेश भेजना चाह रहे हैं, तो सभी लोग इस तरह के होने चाहिए। या अगर हम बैंक के लोगों को अगर शिक्षा देना चाह रहे हैं, पुलिस कर्मियों को देना चाह रहे हैं, तो सभी का शिक्षा का लेवल और व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह के लोग अगर हों तो ज़्यादा ठीक रहता है। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश ग्रहण करना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ संचारक ने संदेश को किस प्रकार से बनाया है, जिनके लिए संदेश बनाया है वो लोग कौन हैं, उनकी भाषा, उनकी रुचियाँ, उनकी परिस्थितियाँ, उनकी मान्यताएं, उनकी संस्कृति और सामाजिक व्यवहार आदि क्या है, इन बातों पर भी ध्यान रखना चाहिए। संदेश प्राप्तकर्ता से संबंधित उपयुक्त जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि संचारित संदेश प्राप्तकर्ता के अनुरूप होना चाहिए। संचारित संदेश लक्षित व्यक्ति या समूह की आवश्यकताओं से संबंधित होना चाहिए। संदेश प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध संचार माध्यमों का पता करके उनका ही प्रयोग करना चाहिए। संदेश प्राप्तकर्ता का शिक्षण स्तर क्या है, इसके आधार पर संचार माध्यम का चयन करना चाहिए। संदेश प्राप्तकर्ता की भाषा, ज्ञान का स्तर, व्यावहारिक ज्ञान को भी जानना जरूरी है। इसके अलावा प्रचलित वाक्य, शब्द और स्थानीय भाषा का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। संदेश प्राप्तकर्ता की सामाजिक, सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों और रीति रिवाजों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। संदेश प्राप्तकर्ता की आयु और मानसिक सोच को देखकर ही संदेश देना चाहिए। अब लास्ट और अंतिम है प्रतिक्रिया, यानी कि रिस्पॉन्स, रिएक्शन या इफ़ेक्ट। संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश के प्रति दी गई अपनी अभिव्यक्ति या प्रतिक्रिया को फीडबैक कहते हैं। यह संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसके माध्यम से संप्रेषण की प्रभावशीलता की जांच की जाती है। इसके माध्यम से संचार वाहक को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है कि उसका संदेश सही समझा गया है या उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। तो इसलिए फीडबैक, रिस्पॉन्स या रिएक्शन, यानी कि जो भी पॉपुलेशन जिसने संदेश लिया है उसकी प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा संचार की गति को नियंत्रण में रखा जा सकता है। संदेश की व्याख्या कैसे हुई है, इसकी भी जानकारी ली जा सकती है। और फीडबैक एक शक्तिशाली उपकरण है। इसके द्वारा कमियों को भी दूर किया जा सकता है और ये भी देखा जा सकता है कि अगले मैसेज में हमें किस तरह का टॉपिक लेना है जो कि इनके लिए रेलेवेंट हो, और अगर प्रेजेंट कम्युनिकेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने कम्युनिकेशन के संचार के तत्व यानी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन का अध्ययन किया, और इसमें हमने 5 एलिमेंट्स का मुख्य रूप से अध्ययन किया। पहला था संप्रेषक, स्रोत या सूचना वाहक, दूसरा संदेश, तीसरा संचार माध्यम, चौथा संदेश प्राप्तकर्ता या सूचना ग्राहक, और पांचवा प्रतिक्रिया यानी फीडबैक या रिस्पॉन्स। आशा है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप से के द्वारा हमारे से
पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।